हेलो स्टूडेंट्स, इरा एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज पढ़ेंगे हम मगध के उदय तथा विस्तार के बारे में एवं इस राज्य को सबसे पहले शक्तिशाली बनाने वाले राजवंश हर्यंक वंश के बारे में, जिसे पितृहंता वंश भी कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि मगध भी 16 महाजन पदों में से एक महाजन पद था, परंतु धीरे धीरे इसने अपने आसपास के महाजन पदों को अपने अधीन करना शुरू कर दिया तथा एक शक्तिशाली साम्राज्य की नींव रखी। तो मगध के उदय तथा विस्तार में सबसे पहले जिस राजवंश की भूमिका थी वह था हर्यंक वंश। आज हम इसी के बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि मगध पर अनेक राजवंशों ने शासन किया, जिनमें से हर्यंक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश तथा मौर्य वंश आदि प्रमुख थे। परंतु इन राजवंशों के विषय में हम आने वाली वीडियो में विस्तार पूर्वक जानेंगे। आज हम हर्यंक वंश के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए जानते हैं हर्यंक वंश के बारे में। आइए जानते हैं मगध के उदय के बारे में। तो मगध का जो उदय हुआ उसके बहुत से कारण थे। पहला कारण था मगध की भौगोलिक स्थिति। मगध की दो राजधानियां थी, एक राजगिरी तथा दूसरी पाटलिपुत्र। राजगिरी पहाड़ियों से घिरी हुई थी तथा पाटलिपुत्र नदियों से घिरी हुई थी, अतः इन पर आक्रमण करना आसान नहीं था। इसलिए प्रकृति ने इन्हें सुरक्षा प्रदान की थी, जिसके कारण मगध सुरक्षित था। दूसरा कारण था आर्थिक संपन्नता। मगध में कृषि, उद्योग और व्यापार की स्थिति उन्नत थी, जिसके कारण राज्य को भरपूर कर की प्राप्ति होती थी और इस कर के बल पर मगध ने एक शक्तिशाली सेना का संगठन किया तथा अपनी साम्राज्यवादी प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया। तीसरा कारण था शक्तिशाली सेना। मगध की सेना शक्तिशाली थी, उनकी सैनिक व्यवस्था सुदृढ़ थी। उनके पास घोड़ों के अतिरिक्त हाथी की टुकड़ी थी, जो दलदली इलाकों में घोड़ों से अधिक उपयुक्त थी। मगध में लोहे की खानें थी, जिसके कारण नए हथियार आसानी से बनाए जाते थे। चौथा कारण था मगध के शक्तिशाली शासक। मगध में अनेक ऐसे शक्तिशाली शासक हुए जो महत्वाकांक्षी होने के साथ साथ साहसी और वीर भी थे। उन्होंने युद्ध तथा कूटनीति के द्वारा अपनी सीमाओं का विस्तार किया। किसी भी शक्तिशाली राज्य का वर्णन करने से पहले उसके आरंभिक इतिहास को जानना आवश्यक है। तो चलिए जानते हैं मगध का प्रारंभिक इतिहास। मगध का उल्लेख वैदिक साहित्य में मिलता है। वैदिक साहित्य के अथर्ववेद में इसका स्पष्ट उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में भी स्पष्ट रूप से मगध का उल्लेख है, क्योंकि ऋग्वेद में कीकट जाति और उसके राजा प्रमंगद का उल्लेख किया गया है। जबकि कीकट जाति मगध से संबंधित थी, तो ये माना जा सकता है कि अप्रत्यक्ष रूप में ऋग्वेद में भी मगध का उल्लेख हुआ है। मगध का आरंभिक इतिहास हमें महाभारत तथा पुराणों से प्राप्त होता है। मगध का प्राचीनतम राजवंश बृहद्रथ के द्वारा स्थापित किया गया था और वह वसुचैद उपरिचर का पुत्र था। वसु ने मगध की राजधानी वसुमती की स्थापना की थी, जिसे राजगिरी के नाम से जाना जाता है। बृहद्रथ का पुत्र जरासंध था, जिसका वर्णन महाभारत में किया गया है। वह एक वीर शासक था। उसका वध श्री कृष्ण की सहायता से भीम ने किया और इस वंश का अंतिम शासक रिपुंजय था। आइए अब जानते हैं हर्यंक वंश के बारे में, जिसने 544 ईस्वी पूर्व से लेकर 412 ईस्वी पूर्व तक शासन किया। इस वंश को पितृहंता वंश के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस वंश के संस्थापक बिंबिसार को छोड़कर अन्य सभी शासकों ने सिंहासन प्राप्त करने के लिए पिता की हत्या कर दी या करवा दी। इसलिए इस वंश को पितृहंता वंश कहा जाता है। हर्यंक वंश का प्रथम शासक बिंबिसार था। बृहद्रथ वंश के पश्चात मगध में हर्यंक वंश की स्थापना हुई। मगध का शासक बिंबिसार बुद्ध का समकालीन था। जैन साहित्य में इसको श्रेणिक कहा गया है। बिंबिसार मगध के आरंभिक हर्यंक वंश का
प्रथम शक्तिशाली शासक था। आइए जानते हैं बिंबिसार के वैवाहिक संबंधों के बारे में। बिंबिसार ने 3 विवाह किए। उसका पहला विवाह कौशल राज की पुत्री व प्रसेनजीत की बहन महाकौशला से हुआ था। इस विवाह से कौशल के साथ मगध की शत्रुता समाप्त हो गई। बिंबिसार की दूसरी पत्नी वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी चेलना थी, जिसने अजातशत्रु को जन्म दिया। और तीसरी रानी पंजाब के मद्र कुल के प्रधान की पुत्री क्षेमा थी। इस प्रकार विभिन्न राजकुलों से वैवाहिक संबंध बनाने के कारण बिंबिसार की शक्ति एवं प्रतिष्ठा में अत्यधिक वृद्धि हुई। बिंबिसार की अन्य उपलब्धियां। बिंबिसार ने अंग देश के शासक ब्रह्मदत्त को पराजित किया और अंग को अपने राज्य में मिला लिया। उसने अंग देश का शासन अपने पुत्र अजातशत्रु को सौंप दिया। अवंती के साथ भी मगध की शत्रुता थी, परंतु बिंबिसार ने उसे भी मित्रता में बदल दिया। अवंती का शासक चंड प्रद्योत था, जिसका बिंबिसार के साथ युद्ध हुआ था। लेकिन जब चंड प्रद्योत बीमार हुआ, उसे पीलिया रोग हो गया, तो उसने बिंबिसार से अनुरोध किया कि वह अपने राज्य वैद्य को अवंती भेजे। तो बिंबिसार ने अवंती के शासक चंड प्रद्योत के अनुरोध पर अपने राज्य वैद्य, जिसका नाम जीवक था, चंड प्रद्योत के उपचार के लिए उज्जैन भेज दिया। उज्जैन उस समय अवंती की राजधानी थी। इस प्रकार अवंती और मगध की शत्रुता समाप्त हो गई। बिंबिसार के राज्य में 80,000 नगर थे तथा उसके राज्य की सीमा 300 योजन तक विस्तृत थी। हालांकि ये नगर तो नहीं रहे होंगे, शायद गांव होंगे। बिंबिसार ने बुद्ध और संघ के लिए वेणु वन विहार दान में दिया था। दीर्घ निकाय के अनुसार बिंबिसार ने ब्राह्मण सोमनाथ को चंपा की संपूर्ण आमदनी दान में दी थी। बिंबिसार की हत्या उसके ही पुत्र अजातशत्रु ने 492 ईस्वी पूर्व में की। आइए जानते हैं अब अजातशत्रु के बारे में। अजातशत्रु ने 492 ईस्वी पूर्व से लेकर 460 ईस्वी पूर्व तक शासन किया। अजातशत्रु को कुणिक भी कहा जाता है। अपनी साम्राज्यवादी नीति के अंतर्गत उसने कौशल तथा वज्जी को मगध साम्राज्य में मिला लिया। अजातशत्रु ने लिच्छवी पर भी आक्रमण किया और उसे भी अपने राज्य में मिला लिया। लेकिन लिच्छवी पर सफलता प्राप्त करने के लिए उसे 16 वर्ष का लंबा समय लगा। हालांकि लिच्छवी की राजकुमारी चेलना उसकी माता थी, फिर भी उसने लिच्छवी की राजधानी वैशाली पर आक्रमण किया तथा उसे अपने राज्य में मिला लिया। उसने इस युद्ध को जीतने के लिए रथ मूसल तथा महाशिला कंटक नामक 2 अस्त्रों का प्रयोग किया, जो नए अस्त्र थे। अजातशत्रु के समय मगध के अवंती के साथ संबंध अच्छे नहीं थे। अवंती ने मगध पर आक्रमण करने की धमकी दी। अजातशत्रु ने अपनी राजधानी राजगृह की किलेबंदी की तथा अजातशत्रु के जीवन काल में अवंती को मगध पर आक्रमण करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। अजातशत्रु जैन तथा बौद्ध दोनों मतों का पोषक था। उसके शासनकाल के 8वें वर्ष में बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। अजातशत्रु ने राजगृह में स्तूप का निर्माण करवाया था। उसके शासनकाल में राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने अजातशत्रु की हत्या कर दी। अजातशत्रु की हत्या करने के पश्चात उसका पुत्र उदयभद्र या उदयन सिंहासन पर बैठा, जिसने 460 ईस्वी पूर्व से लेकर 444 ईस्वी पूर्व तक शासन किया। उसने पटना में गंगा सोन तथा गंडक के संगम पर एक किला बनवाया
और पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की, जो बाद में मगध की राजधानी बनी। अब मगध का साम्राज्य उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में छोटा नागपुर की पहाड़ियों तक फैला हुआ था। उदयभद्र के पश्चात उसके 3 उत्तराधिकारियों ने शासन किया, जिनके नाम थे अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक। उन्होंने क्रमवार 444 ईस्वी पूर्व से लेकर 412 ईस्वी पूर्व तक शासन किया। ये तीनों भी पितृहंता शासक थे, इसलिए जनता इन पिता के हत्यारों से दुखी थी, क्योंकि ये बहुत ही विलासी थे और जनता ने इन्हें सिंहासन से उतार दिया और शिशुनाग नामक एक अमात्य को राजा बना दिया। इस प्रकार हर्यंक वंश का अंतिम शासक नागदशक था और हर्यंक वंश का इस तरह शासन समाप्त हुआ और शिशुनाग वंश की शुरुआत हुई। तो स्टूडेंट्स, ये था हर्यंक वंश के बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन, और हम आने वाली वीडियो में शिशुनाग वंश और नंद वंश के बारे में बताएंगे। तो स्टूडेंट्स, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।